लोकसभा चुनाव में चर्चा संविधान बचाने की हो रही थी। चुनाव बाद मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में विपक्ष जातीय जनगणना की मांग पर अड़ा हुआ है। लेकिन जनगणना या जातीय जनगणना की तारीख तो अभी आई नहीं, आ गई एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट, जिसे मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो एक देश एक चुनाव सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, कई फायदे भी हैं। लेकिन देश में आजादी के बाद करीब 20 साल तक चली ये प्रणाली आखिर बंद क्यों हुई और क्या हैं इसके खतरे या कमियां? इसके बारे में सोचा है आपने कभी? अगर नहीं सोचा तो आइए आज इस पर बात करते हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था। 74वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री देश को कुछ सरप्राइज रिटर्न गिफ्ट देना चाह रहे थे। जाने अनजाने ये गिफ्ट उन्होंने देश को दे दिया। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जी कोविंद कमेटी ने एक देश एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट मोदी सरकार को दे दी और मोदी कैबिनेट ने तुरंत इस पर मोहर लगा दी। तो हो जाइए तैयार 2029 तक एक देश एक चुनाव के लिए। लेकिन इसके खतरे भी तो जान लीजिए। सबसे बड़ा खतरा तो यही है, माना कोई केंद्र सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और गठन के साल 6 महीने में ही सरकार गिर गई, तो फिर बाकी 4 साल तक देश या प्रदेश कैसे चलेगा? अभी उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार को ही ले लीजिए। अगर किसी दिन नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू ने कोई सियासी खुराफात कर दी, अब अपने देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है नहीं अमेरिका की तरह, जहां कोई भी सरकार पूरे 5 साल तक चलने की गारंटी हो। एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू हुई तो श्रेष्ठ भारत के साथ खास बातचीत में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ऐसे तमाम सवाल उठाए। इनके जवाब कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में भी साफ तौर पर नहीं मिले हैं। तो आप सुनिए एक बार प्रशांत भूषण के सवाल। सेक्शन 1 पोल, जब तक हम संविधान में बहुत सारे संशोधन ना करें तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें मिड टर्म में सरकार गिर भी सकती है। और अगर सरकार गिरती है, मान लीजिए राज्य सरकार गिरती है 2 साल के बाद, तो आप उसका अगला इलेक्शन मतलब और 3 साल तक नहीं करेंगे। 3 साल तक आप क्या करेंगे? प्रेसिडेंट्स रूल लगा के रखेंगे। ये तो बिल्कुल हमारे फेडरल प्रिंसिपल के और डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए केंद्र की सरकार गिर जाती है, तब आप क्या करेंगे? 2 साल में ही गिर जाती है, तो क्या बाकी जो 3 साल हैं उसमें आप क्या करेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना के कंटिन्यू रखेंगे या प्रेसिडेंट्स रूल लगाएंगे? प्रेसिडेंट्स रूल का क्या मतलब होगा कि राष्ट्रपति खुद अपने आप तय करेंगे कि पूरी सरकार कैसे चलनी है। यानी देखिए, ये जब तक आप हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते, वहीं पर 1 नेशन 1 पोल हो सकती है, जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां सरकार मिड टर्म में गिर नहीं सकती। तो जैसे अमेरिका में वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ हो सकती है, क्योंकि अगर मिड टर्म में मान लीजिए प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, वाइस प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है तो स्पीकर बन जाता है। इस तरह से अगर संविधान में क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन लेड डाउन है, तब तो आप उसकी टर्म पूरे टर्म तक चला सकते हैं अगर मिड टर्म में कुछ हो भी जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं और ना ही वो हो सकता है इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो इसलिए जब तक आप मेजर संशोधन नहीं करते संविधान में, जो बिल्कुल हमारे बेसिक स्ट्रक्चर तक जाएगा, बहुत सारे संशोधन करने होंगे, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म, तब तक आप 1 नेशन 1 पोल नहीं कर सकते। एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तलवारें भांज रहे हैं। दोनों ही तरफ से तर्कों के तीर चले जा रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाल रखा है, तो विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक तमाम सवाल दाग रहे हैं। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर उम्मीद की जा रही है कि विधि आयोग विचार करेगा। 2029 तक सरकार के तीनों स्तरों, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों में एक साथ चुनाव पर अभी विधि आयोग की मंजूरी मिलनी बाकी है। लेकिन अपने देश में आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने जो ठान लिया, अमूमन आयोगों की रिपोर्ट भी उसी के माकूल आती है। तो उम्मीद की जा रही है कि विधि आयोग किसी भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में बचे हुए कार्यकाल तक मिलीजुली सरकार बनाए जाने के प्रावधान पर भी विचार कर रहा है। लेकिन क्या ये इतना आसान काम है कि केंद्र या कोई राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा किए बगैर गिर जाए? तो
क्या बाकी कार्यकाल मिलीजुली सरकारें चला पाएंगी? क्या सत्तारूढ़ दल आसानी से इसके लिए कभी राजी होगा? और क्या इससे देश का संघीय ढांचा प्रभावित नहीं होगा? या फिर क्या हमें एक देश एक चुनाव के लिए संविधान बदलना होगा और अमेरिका जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जाना होगा? अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो सबसे बड़ा खतरा देश के संघीय ढांचे के सामने खड़ा हो सकता है। खतरों की विस्तार से चर्चा करें उससे पहले सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज यानी CMS का सर्वे क्या है ये जान लीजिए, जिसमें कहा गया है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए तो 77% मतदाता केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी को वोट देंगे। अब भारत में 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा NCP, BSP, शिवसेना, TMC, समाजवादी पार्टी, TDP, BRS, DMK, AIDMK, लेफ्ट और उन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होगा जो अलग अलग राज्यों में बड़ी हैसियत तो रखती हैं लेकिन उनका कोई केंद्रीय स्वरूप या वजूद नहीं है। यानी एक देश एक चुनाव देश की विविधता वाली पहचान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सर, मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं, हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बीजेपी यही चाहती है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमजोर करके रख दिया जाए। और ये बार बार इनका आर्गुमेंट है कि नहीं, हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है, हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना जरूरी है क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े भी रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, एक देश एक चुनाव कोविंद कमेटी की रिपोर्ट या मोदी सरकार की मंजूरी भर से नहीं हो जाएगा। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा या फिर कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 172(1) को बदलना पड़ेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 356 को पुनः परिभाषित करना होगा। यही नहीं, एक देश एक चुनाव को विधि सम्मत लागू करने के लिए देश की सभी राज्यों की 2/3 विधानसभाओं की स्वीकृति होनी चाहिए, यानी करीब 20 राज्यों की विधानसभाओं को इसके पक्ष में खड़ा होना होगा। अगर ये भी हो जाता है तो सबसे बड़ा संवैधानिक संकट उस वक्त खड़ा होगा जब विपक्ष की सत्ता वाली विधानसभाओं के बारे में मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला करेगी। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने हैं तो कई राज्य सरकारों को 356 लगाकर भंग करना पड़ेगा, जिसमें ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार, हिमाचल की सुखविंदर सुक्खू सरकार, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार शामिल है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने जिस तरह ताकत दिखाई है और अपनी हैसियत बढ़ाई है, उससे आप समझ ही सकते हैं कि अगर ऐसा करना पड़ा तो एक देश एक चुनाव के मोदी सरकार के मंसूबों पर बड़ा रायता फैल जाएगा। विपक्ष एक साथ मिलकर सरकार की नाक में दम कर देगा। एक्सपर्ट्स इसको एक कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा किया जैसा आप भी कह रहे हैं तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ऐसे में मैं चाहूँगी, बीइंग अ लॉयर, मैं चाहूँगी एक बार हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सिंपल तरह से समझा सकें, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर अभी से लेकर इसको लागू करने तक के प्रोसेस, मतलब ये कैसे होगा और सरकार कैसे आम राय बना सकेगी, खासकर विपक्षी पार्टियों के साथ। देखिए, इसमें तो आपको या तो ये कहना पड़ेगा कि अगर सरकार, क्योंकि अगर आपको 5 साल सबका टर्म फिक्स करना है और ये कहना है कि भाई सारे इलेक्शन साथ ही होंगे, मिड टर्म में अगर सरकार गिर भी जाए तब भी हम चुनाव उस राज्य में नहीं कराएंगे, क्योंकि वो राज्य में चुनाव तो तभी होंगे जब बाकी सब चुनाव होंगे जी। तो इसलिए आपको फिर ये कहना पड़ेगा कि अगर सरकार गिर जाती है तो उसके बाद वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा और प्रेसिडेंट्स रूल में ही वो पूरा राज्य चलेगा।
बाकी अगले 3-4 साल, जितने भी साल बाकी रह गए हैं उसका टर्म, ये आपको कहना पड़ेगा। उसके लिए संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा। और दूसरा, आपको ये कहना पड़ेगा कि जब केंद्र में सरकार गिर जाए मिड टर्म में, तो उसमें भी जो केयर टेकर जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो केयर टेकर प्रधानमंत्री की तरह चलेगा और वो केयर टेकर कैबिनेट चलेगी। ये भी आपको संशोधन लाना होगा। और मेरी राय में ये बिल्कुल हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा, लोकतंत्र के ही खिलाफ होगा कि इस तरह से आप केयर टेकर गवर्नमेंट चलाएं या आप प्रेसिडेंट्स रूल में किसी सरकार को 2-3 साल तक चलाएं। ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा, जो कि हमारे संविधान का मूल आधार माना गया है। सर, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 1960 के पहले भी ये होता था, लेकिन तब हालात अलग थे, तब की बात अलग थी, देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत से तरीक़ों से प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी सर अलग अलग पार्टियां जो हैं इसकी वकालत करती रही हैं, इसके बारे में बात करती रही हैं और हमेशा इसके पक्ष में रही हैं। तो क्या इस बार बीजेपी या मोदी जी इस बारे में बात करें, इसके लिए इसका विरोध हो रहा है या फिर कुछ मेरिट भी है इस विरोध में? नहीं, विरोध तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको लागू करने के लिए आपको हमारा पूरा लोकतंत्र को पलटना पड़ेगा। इसको एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ख़त्म करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना पड़ेगा और सारे राज्यों में भी वही करना पड़ेगा और एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को भी कमज़ोर किया जाएगा। इस वजह से लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो एक देश एक चुनाव की सुबुगाहट पिछले साल उस समय हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले से इसकी खूबियां गिनाई। इसके अगले ही महीने यानी सितंबर 2023 में देश के सामने सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कोविंद साहब की अगुवाई में कमेटी बना दी। साल भर इस कमेटी की रिपोर्ट भी साल भर में सामने आ गई है, जिसे मोदी सरकार ने मंजूर कर लिया है। तो क्या देश में फिर वही होने वाला है जो अब से 50 साल पहले हुआ करता था, यानी एक देश एक चुनाव? साल 1952 से 1972 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। 1969 में कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए। 1971 वो आखिरी साल था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। 1975 में इमरजेंसी लगी और उसके बाद 1977 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की अगुवाई में। उसके बाद पहली बार 1980 में देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। 1975 से 1987 तक देश के करीब 2 दर्जन राज्यों में अलग अलग समय पर राष्ट्रपति शासन लगा रहा। ऐसे में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने का सवाल ही नहीं उठा। 1989 के बाद 2014 तक देश में ज्यादातर मिलीजुली सरकारें रहीं, तो एक देश एक चुनाव का मसला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। वैसे दिलचस्प बात यह है कि नीति आयोग और लॉ कमीशन अलग अलग समय पर एक देश एक चुनाव के बारे में अपनी 2 रिपोर्ट दे चुका है, जिसमें मोटा मोटी तौर पर कुछ सतर्कता के साथ एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ने की सिफारिश की गई है। 2014 से देश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री 10 साल तक ऐसा बहुमत जो देश ने 1984 की लहर के बाद नहीं देखा था। हालांकि 2024 में इस ताकत पर थोड़ा ब्रेक लगा है। एक देश एक चुनाव के तमाम फायदे हैं, लेकिन भारत के लोकतंत्र के मुताबिक ये प्रयोग चल नहीं सका। अब आगे चल पाएगा या नहीं, इसको लेकर सबके दिलो दिमाग में संदेह है। एक देश एक चुनाव का शगुफा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए तो चुनाव का खर्चा बचेगा। बहुत दिनों तक अलग अलग समय पर सरकारी मशीनरी ठप नहीं होगी, यानी पूरे देश में एक साथ कुछ दिन के लिए ही चुनाव आचार संहिता लगेगी। लेकिन सोचिए, अगर एक साथ चुनाव हुए और केंद्र में किसी को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? इसी तरह किसी राज्य में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या केंद्र और संबंधित राज्य में फिर से चुनाव कराए जाएंगे? ऐसे में एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला कैसे और कितने दिन चल पाएगा, ये गंभीर और सोचने वाली बात है। 2029 तक एक देश एक चुनाव कराने हैं तो सरकार को यूपी जैसे राज्य के बारे में भी सोचना होगा, जिसकी विधानसभा का कार्यकाल 2027 में पूरा हो रहा है। 2029 में नए सिस्टम से अगर चुनाव कराने हैं तो क्या 2 साल तक यूपी की कमान किसी केयर टेकर मुख्यमंत्री के पास रहेगी? इसके अलावा एक देश एक चुनाव के लिए देश के 2/3 राज्यों का अनुमोदन, संविधान संशोधन, समान मतदाता सूची और करीब 10 लाख अतिरिक्त ईवीएम की जरूरत होगी। तो फिलहाल इन सभी मुद्दों पर अब एक वर्किंग ग्रुप बनाने की तैयारी चल रही है। एक देश एक चुनाव के खतरे और चुनौतियां हमने आपको बताया।
इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये रिपोर्ट हमारी कैसी लगी आपको? अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।